नमस्कार प्यारे साथियों, वेलकम टू स्टार फार्मेसी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो हम बात करेंगे डी फार्मा सेकेंड ईयर। सब्जेक्ट का नाम है बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी। इसमें हम फर्स्ट चैप्टर के बारे में आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे। चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है? पहला है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ेंगे स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री इन फार्मेसी। फार्मेसी फील्ड में बायोकेमिस्ट्री का क्या स्कोप है। तीसरा सेल एंड इट्स बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी सेल और उसके बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। और ये जो वीडियो है हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में रहेगा, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। यदि आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन प्रेस करिए ताकि कोई भी वीडियो हो वो आपको पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा हेडिंग आता है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। तो देखिए, जो बायोकेमिस्ट्री है इसको इंट्रोडक्शन के बारे में सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जानते हैं कि बायोकेमिस्ट्री आया कैसे और बायोकेमिस्ट्री में क्या क्या चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो आप एक लाइन का परिभाषा लिखेंगे तो उतना नंबर नहीं मिलेगा जितना आपको 12th में लिखने से मिलता है। तो आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो आपको उस लेवल के अनुसार लिखना है ताकि पढ़ने वाले को लगे कि नहीं आपने कुछ लिखा है और वो आपको नंबर देगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला होता है द टर्म बायोकेमिस्ट्री वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय कार्ल न्यूबर्ग इन 1903। देखिए, जो बायोकेमिस्ट्री टर्म है इसको इंट्रोड्यूस करने वाले एक साइंटिस्ट हैं जिसका नाम है कार्ल न्यूबर्ग, जिन्होंने 1903 ईस्वी में बायोकेमिस्ट्री टर्म को इंट्रोड्यूस किया, मतलब उसके बारे में बताया। नेक्स्ट, फादर ऑफ मॉडर्न बायोकेमिस्ट्री। फादर ऑफ मॉडर्न बायोकेमिस्ट्री कौन है? तो कार्ल न्यूबर्ग है। देखिए, जो सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री को इंट्रोड्यूस करने वाले साइंटिस्ट कार्ल न्यूबर्ग थे, तो इसलिए इनको मॉडर्न ऑफ बायोकेमिस्ट्री कार्ल न्यूबर्ग को ही कहा जाता है कि यही क्या है, बायोकेमिस्ट्री के पिता है। नेक्स्ट होता है परिभाषा। बात करते हैं कि बायोकेमिस्ट्री इज स्टडी द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल। देखो, जो बायोकेमिस्ट्री है इसके अंतर्गत हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड बायोमॉलिक्यूल। सच एज, बायोमॉलिक्यूल में क्या क्या होता है, सच एज प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, ईटीसी। इन सभी चीज़ों के बारे में हम बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत स्टडी करते हैं। तो परिभाषा हो जाता है कि बायोकेमिस्ट्री स्टडी द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल सच एज प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, ईटीसी, एज वेल एज एंजाइम एंड मेटाबॉलिक पाथवे। ठीक है, नेक्स्ट है पॉइंट में कि बायोकेमिस्ट्री कैन बी सिंपली डिफाइन एज केमिस्ट्री ऑफ द लिविंग सेल। देखिए, जो बायोकेमिस्ट्री है वो सिंपली डिफाइन करता है केमिस्ट्री ऑफ द लिविंग सेल, यानी सेल के रासायनिक गुणों के बारे में बताता है। इट डील विथ द केमिकल बेसिस ऑफ प्लांट एंड एनिमल। किसके आधार पे? तो वो केमिकली के आधार, केमिकल यानी रासायनिक बेस के आधार पे प्लांट और एनिमल के बारे में हम पढ़ते हैं। फिर इट रियलाइज ऑन द बेसिक लॉ ऑफ केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स। किसके बेसिक लॉ पे हम रियलाइज करते हैं? केमिस्ट्री के आधार पे, बायोलॉजी के आधार पे और फिजिक्स के आधार पे। फिर टू एक्सप्लेन वेरियस प्रोसेस फॉर लिविंग सेल। क्या है? हम वेरियस प्रोसेस फॉर लिविंग सेल लाइक ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, रिस्पॉन्स, ठीक है, टूवर्ड स्टिमुली, ईटीसी। यानी इन सभी चीज़ों को बारे में हम कहाँ पढ़ते हैं? तो बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। ठीक है, यदि आपसे 2 नंबर में पूछता है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री तो आपको यही 4 पॉइंट क्या करना है, वहाँ पे लिख देना है। आपको 2 में से 2 पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है,
नेक्स्ट बात करते हैं स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री। देखिए जो बायोकेमिस्ट्री है इसका फार्मेसी के फील्ड में क्या क्या स्कोप होता है, तो जो बायोकेमिस्ट्री है इसका फार्मेसी फील्ड में बहुत उपयोग है। इसमें पहला होता है ड्रग डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। देखिए हेडिंग से ही आप समझ जाएंगे, ड्रग डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट मतलब जिसमें हम ड्रग की डिज़ाइन को डेवलपमेंट कहते हैं कि कोई दवा कैसा होना चाहिए, उसका मॉलिक्यूलर बेस क्या होना चाहिए, उसकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, ये सभी जो है वो बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। होता है बायोकेमिस्ट्री इज यूज टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड function of the biomolecules such as enzyme, receptor, where are the most important target of the drug डेवलपमेंट। कहने का मतलब कि जो बायोकेमिस्ट्री है वो यूज़ करता है अंडरस्टैंड यानी एडवांस में स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में, कि जो एंजाइम रिसेप्टर्स हमारे शरीर में पाई जाती है वो उसको खास करके टारगेट करता है और ड्रग को डेवलपमेंट करते हैं कि वो अच्छे से अच्छे रिस्पॉन्स दे। ठीक है, नेक्स्ट बायोकेमिस्ट्री यूज टू नॉलेज टू डिज़ाइन द डेवलपमेंट न्यू ड्रग। बायोकेमिस्ट्री का नॉलेज हम यूज करके नए नए ड्रग को बनाते हैं, ये होता है स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री। दूसरा स्कोप होता है ड्रग मेटाबॉलिज्म एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। देखिए फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब होता है ड्रग का मूवमेंट, फार्माकॉन्स मीन्स होता है ड्रग एंड काइनेटिक्स मीन्स होता है मूवमेंट, यानी ड्रग के मूवमेंट्स के बारे में। एंड क्या पढ़ना है, ड्रग मेटाबॉलिज्म यानी ड्रग जो हमारे शरीर में कैसे मेटाबोलाइज होता है यानी टूटता है, तो ये भी क्या होता है बायोकेमिस्ट्री का एक स्कोप के अंतर्गत आता है। ठीक है, होता है इट आल्सो गिव आइडिया। क्या होता है, इट आल्सो गिव आइडिया अबाउट हाउ ड्रग मॉलिक्यूल्स आर मेटाबोलाइज। मतलब ये एक आइडिया देता है, एक आधार देता है कि जो ड्रग है वो शरीर में कैसे मेटाबोलाइज होगा बाई मेनी बायोमॉलिक्यूल्स रिएक्शन। जो क्या होता है हमारे शरीर में बहुत सारे बायोमॉलिक्यूल्स रिएक्शन होती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम के प्रेजेंस में। दिस हेल्प टू अवॉइड ड्रग विच हैव पुअर मेटाबॉलिज्म आर दोस विथ एक्सेसिव साइड इफेक्ट। इसका क्या होता है साइड इफेक्ट कम होना चाहिए, एक्सेसिव यानी कम। तो इस चीज़ों के बारे में जो स्कोप होता है वो बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। ठीक है, तीसरा बात करते हैं ड्रग कॉन्स्टिट्यूशन। ड्रग देखिए ड्रग कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब कि जो ड्रग है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है, उसमें क्या क्या चीज़ें मिलाते हैं और कैसे कैसे मिलाते हैं और क्या उसके साइड इफ़ेक्ट को कम करता है, कुछ उसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन को बढ़ा देता है। तो ये भी चीज़ें आपका बायोकेमिस्ट्री के स्कोप में आता है। आप ये चीज़ें कंपनी में जब जाते हैं फार्मास्यूटिकल कंपनी में तो वहाँ पे आपको ये सभी चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, तो ड्रग कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, तो बायोकेमिस्ट्री गिव एन आइडिया for constitution of the drug, it chances of degradation with varying temperature etc। कहने का मतलब कि जो बायोकेमिस्ट्री है ये गिव आइडिया करता है कि जो ड्रग है उसको कहाँ पे रखा जाए और किस टेम्परेचर पे रखा जाए ताकि वो खराब ना हो। इस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा हाउ मॉडिफिकेशन इन मेडिसिनल केमिस्ट्री हेल्प इन इम्प्रूविंग इफिशियंसी एंड मिनिमाइजिंग साइड इफेक्ट ऑफ द ड्रग etc। कहने का मतलब कि हम जो मेडिसिन होता है उसको कैसे मॉडिफाइड करेंगे यानी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, मॉडिफिकेशन करेंगे कि जो उसकी साइड इफ़ेक्ट है वो क्या हो जाए कम हो जाए, यानी कम से कम उस मेडिसिन की साइड इफ़ेक्ट हो। तो ये मैन्युफैक्चरिंग जो करते हैं वो बायोकेमिस्ट्री के स्कोप के अंतर्गत आता है। ठीक है, चौथा होता है बायोकेमिकल टेस्ट। देखिए बायोकेमिकल टेस्ट मतलब कि दिस टेस्ट हेल्प टू फिक्स द स्पेसिफिक हाफ लाइफ और डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ द ड्रग। मतलब कि कोई भी ड्रग यदि आपके
कहीं से भी आता है, कंपनी में यदि आप रहते हैं, कोई भी मेडिसिन आपको दे दिया जाता है तो उसकी एक्सपायरी डेट और उसके हाफ लाइफ को चेक करने का जो काम होता है, आइडेंटिफाई करने का जो काम होता है, वो बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। आप ड्रग को चेक करते हैं और बताते हैं कि उसकी एक्सपायरी कब होने वाली है और कब तक वो दवा चलेगा। ठीक है। नेक्स्ट स्कोप होता है ड्रग स्टोर। जो बायोकेमिस्ट्री है इसमें हम ड्रग को स्टोर करने का भी काम करते हैं। तो होता है द स्टोरेज कंडीशन रिक्वायर्ड कैन बी डिटरमाइंड बाय द बायोकेमिकल टेस्ट। देखिए जो बायोकेमिकल टेस्ट करते हैं इसके अनुसार हम डिटरमाइन करते हैं कि किसी ड्रग को किस किस टेम्परेचर या किस जगह स्टोर करना चाहिए। जैसे बहुत से ऐसी दवा होती है जिसको 0 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करना उचित होता है। कुछ ऐसी दवा होती है जिसको सनलाइट से बचाकर रखना पड़ता है। यदि वो सनलाइट के प्रेजेंस में आती है तो वो दवा सूरज सन के साथ रिएक्शन करके उसका जो प्रभाव है वो कम हो जाता है। तो इन सभी को स्टोरेज करने का काम जो होता है वो बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है फॉर एग्जाम्पल मेनी एंजाइम एंड हार्मोन्स आर स्टोर फॉर डिस्पेंसिंग and these get deteriorated over the time due to temperature or oxidation contamination and also due to improper storage। मतलब कहने का मतलब कि जो दवा होता है उसको जैसे फॉर एग्जांपल आप एंजाइम हो गया, हार्मोन्स हो गया, इन सभी को आप देखते हैं छोटे छोटे शीशियों में मेडिकल स्टोर पे आपको मिलती हैं, डिस्पेंसिंग करते हैं, देते हैं। तो उसको बताते हैं कि आपको इसको टेम्परेचर यानी कम ताप पे रखना है, सन से बचा के रखना है, इसको खुले में नहीं रखना है क्योंकि वो अगर खुले में रखेंगे तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा और वो ख़राब हो सकता है। तो इन सभी को प्रॉपर तरीके से स्टोरेज करने का जो काम होता है वो स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन। देखिए जो बायोकेमिस्ट्री है ये फार्मास्यूटिकल कंपनी में ड्रग को फार्मूलेशन करने का भी काम करता है। जैसे कि बायोकेमिस्ट्री इज यूज्ड टू डेवलप डोसेज फॉर्म ऑफ ड्रग्स सच एज। जो बायोकेमिस्ट्री है ये यूज करता है डेवलप डोजेज फॉर्म ऑफ सच एज। क्या क्या डेवलप करता है? टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन, सॉल्यूशन, स्टेबिलिटी, solubility and bioavailability of the drug these doses for। कहने मतलब कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनी होती है वहाँ पे बायोकेमिस्ट्री का ये स्कोप होता है कि वो वहाँ पे जाके तरह तरह का डोजेस फॉर्म बनाते हैं। जैसे टैबलेट बनाने का काम करते हैं, कैप्सूल बनाते हैं, इंजेक्शन बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं, दवा की स्टेबिलिटी क्या है, उसकी सोलबिलिटी क्या है और बायो अवेलेबिलिटी क्या है, ये सभी चीज़ों को डेवलप करने का काम बायोकेमिस्ट्री करता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं स्कोप ऑफ अदर फील्ड ऑफ बायोकेमिस्ट्री। मतलब बायोकेमिस्ट्री का और अदर फील्ड में क्या क्या स्कोप है। तो अदर फील्ड में और स्कोप ये होता है कि पहला मेडिसिन, मतलब मेडिसिनल में हम इसका यूज़ करते हैं, स्कोप होता है मेडिसिन में। जैसे फिजियोलॉजी हो गया, पैथोलॉजी यानी पैथोलॉजी में यूज़ करते हैं, जो तरह तरह के जैसे ब्लड टेस्ट हो गया, इन सभी चीज़ों में हम करते हैं। न्यूट्रिशन डिफिशियंसी यानी न्यूट्रिशन की कमी जो हो गया उसकी जांच करने के लिए बायोकेमिस्ट्री का यूज़ होता है। हार्मोनल डिफिशियंसी हो गया, हार्मोन्स की कमी होता है, तो इन सभी का भी लैब में जांच करने के लिए जो होता है बायोकेमिस्ट्री किट का ही उपयोग किया जाता है। दूसरा क्या स्कोप होता है? दूसरा होता है अदर स्कोप में नर्सिंग। यानी देखिए नर्सिंग फील्ड में भी बायोकेमिस्ट्री का स्कोप होता है। जैसे बहुत से नर्स होती हैं ब्लड कलेक्शन करने का काम करती हैं, जिसमें वो टेस्ट पैथोलॉजी में क्या क्या होता है, किडनी फंक्शन टेस्ट होता है, लीवर फंक्शन टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट करते हैं, सीरम कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करते हैं। तो ये सभी नर्स भी करती हैं और जो लोग डीएमएलटी करते हैं वे सभी ये सभी क्या करते हैं, काम करते हैं। खासकर ये पैथोलॉजी वालों के लिए होता है, लेकिन यदि आप डी फार्मा कर रहे हैं तो वहाँ पर आपका भी ये स्कोप होता है कि आप ये सभी टेस्ट कर सकते हैं। तीसरा अदर एग्रीकल्चर फील्ड में आप जा सकते हैं
चौथा न्यूट्रिशन, यानी जो न्यूट्रिशन की कमी हो जाता है बच्चों में, वहाँ पर भी आप उस कर सकते हैं। पांचवा प्लांट्स हो गया, प्लांट पे आप स्टडी कर सकते हैं, प्लांट के बारे में पढ़ सकते हैं। ये क्या होता है, स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री का अदर स्कोप होता है, इन सभी फील्ड में आप जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सेल एंड इट्स बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन। सेल यानी सेल के बारे में और उसके बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए नेक्स्ट पहला हमारा हेडिंग है सेल। सेल क्या होता है, तो परिभाषा होता है सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब कि जो सेल होता है वो सभी कोशिकाओं यानी सभी जीवधारियों के शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम सेल कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको एक एनिमल सेल का स्ट्रक्चर दिख रहा है कि ये क्या है, एक एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है जिसमें तरह तरह के माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें पहला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, दूसरा है साइटोप्लाज्म, ये जो तरल पदार्थ भरा हुआ है वो क्या है, साइटोप्लाज्म है। कहाँ लिखा है, साइटोप्लाज्म। ठीक है, नेक्स्ट है क्रोमेटिन्स है, न्यूक्लियस है, सेंटर में राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, लाइसोसोम है, और क्या क्या है, सेंट्रिओलस है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम एक एक करके वीडियो में पढ़ते हैं। तो चलिए पहला शुरू करते हैं। पहला हमारा तो है सेल मेम्ब्रेन, कंपोनेंट्स ऑफ सेल में पहला हेडिंग होता है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, तो इट इज ए सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या है, एक सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होता है एंड बैरियर ऑफ द सराउंडिंग ऑफ द सेल। जो क्या होता है, बैरियर यानी एक दीवार का काम करता है, सराउंडिंग यानी पूरे सेल को चारों तरफ से घेरे रहता है। ठीक है, द सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड बाई लेयर। जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो किस चीज से मिलकर बना होता है, तो लिपिड बाई लेयर से मिलकर, जो यहाँ पे दिख रहा है ये आपको आवरण, ये क्या है, लिपिड बाई लेयर से मिलकर बना होता है। ठीक है, दूसरा दैट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द बायोमॉलिक्यूल इन एंड आउट ऑफ द सेल। मतलब जो सेल मेम्ब्रेन होता है ये कंट्रोल करता है मूवमेंट ऑफ द बायोमॉलिक्यूल इन आउट ऑफ द सेल। मतलब कि कौन से बायोमॉलिक्यूल सेल के अंदर प्रवेश करेगा और कौन से बायोमॉलिक्यूल सेल के अंदर प्रवेश नहीं करेगा, इन सभी चीज़ों को जो कंट्रोल करने का काम होता है वो सेल मेम्ब्रेन करता है। ठीक है, नेक्स्ट अदर नेम ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए कभी कभी आता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसको अदर किस नाम से जानते हैं, तो सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, दूसरा हेडिंग होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म इज ए जेल लाइक सबस्टेंस। जो साइटोप्लाज्म होता है वो जेल लाइक सबस्टेंस होता है, फिल इन द सेल, जो क्या होता है सेल के अंदर भरा होता है, एंड द साइटोप्लाज्म इज कंटेन द ऑल सेल ऑर्गन्स एंड अदर स्ट्रक्चर। जो साइटोप्लाज्म होता है वो कंटेन करता है ऑल सेल ऑर्गन एंड अदर स्ट्रक्चर। जैसे कि इसमें दिख रहा है कि इसमें ये जो डॉट डॉट भरा हुआ है वो क्या है, साइटोप्लाज्म है, और इसके अंदर ये सभी जो उपस्थित हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, गोल्जी बॉडी हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, यहाँ पे दिख रहा है, तो ये राइबोसोम हो गया, ये सभी क्या है, साइटोप्लाज्म के अंतर्गत ही आते हैं जो उसमें पड़े रहते हैं। ठीक है, तो इन सभी को एक जगह पे एकत्रित करने का काम जो होता है वो साइटोप्लाज्म करता है। नेक्स्ट बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया आर द स्ट्रक्चर विद इन द साइटोप्लाज्म। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसकी संरचना क्या है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जनरेटिंग द एनर्जी बाय द सेल थ्रू द
प्रोसेस ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन। मतलब देखिए जो माइटोकॉन्ड्रिया का मोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होता है कि ये जनरेशन करता है, यानी जनरेट करता है मेडिसिन्स को, सॉरी ये जनरेट करता है एनर्जी को, बनाता है किसके थ्रू, प्रोसेस ऑफ द सेलुलर रिस्पायरेशन, यानी कोशिकीय श्वसन के थ्रू हमारे शरीर में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो ऊर्जा का निर्माण करता है। इसलिए इसे कहते हैं द पावर हाउस ऑफ द सेल इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। एक नंबर में आता है व्हाट इज द पावर हाउस ऑफ सेल। तो कोशिका का जो पावर हाउस है किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर में ऊर्जा निर्माण का कार्य करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है राइबोसोम। राइबोसोम क्या है, तो राइबोसोम आर द स्मॉल स्ट्रक्चर विद इन द साइटोप्लाज्म। देखिए जो राइबोसोम है ये भी क्या है, एक स्मॉल स्ट्रक्चर, छोटा पार्टिकल होता है जो साइटोप्लाज्म में पड़ा रहता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। जो किसके लिए उत्तरदायी होता है, तो ये प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दे आर मेड अप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। जो क्या होता है, आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बनता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है, तो लाइसोसोम आर द स्मॉल स्ट्रक्चर विद इन द साइटोप्लाज्म। देखिए सभी का शुरुआती जो एक लाइन है वो आप सिंपल एक कह सकते हैं कि लाइसोसोम आर स्मॉल स्ट्रक्चर विद इन द साइटोप्लाज्म। मतलब जो लाइसोसोम है वो एक छोटी संरचना होती है जो साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है। दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेकिंग डाउन एंड रिसाइकलिंग वेस्ट मटेरियल विद इन द सेल। जो जिसका उत्तरदायी ये होता है कि ये हमारे सेल के अंदर यानी कोशिका के अंदर ब्रेकिंग डाउन यानी तोड़ फोड़ का काम करता है, रिसाइकलिंग करता है यानी किसी चीज को पुनः बना देता है, जैसे वेस्ट मटेरियल हो गया विद इन द सेल। जितने भी हमारे कोशिका के अंदर खराब पार्टिकल्स होंगे, वेस्ट मटेरियल, उन सभी चीजों को नष्ट करने का भी काम लाइसोसोम करता है। नेक्स्ट, इट इज कंट्रोल द आइडेंटिफाई ऑल सेल ऑर्गन वर्क प्रॉपरली। मतलब कि ये जो लाइसोसोम है वो कंट्रोल और आइडेंटिफाई करता है कि सेल के अंदर जितने भी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जैसे राइबोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, ये सभी सही तरीके से प्रॉपर काम करते हैं कि नहीं करते हैं, इन सभी चीज़ों को जो नियंत्रण होता है वो लाइसोसोम करता है। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, तो द न्यूक्लियोप्लाज्म इज ए जेल लाइक सबस्टेंस। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, द न्यूक्लियोप्लाज्म इज ए जेल लाइक सबस्टेंस दैट फिल द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। यानी कोशिका के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसमें एक जेल लाइक सबस्टेंस भरा होता है जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये बीच में जो बना हुआ है ये क्या है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होता है, और इसमें जो भरा रहता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, तो क्या है, द न्यूक्लियोप्लाज्म इज ए जेल लाइक सबस्टेंस दैट फिल द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। इट कंटेन द जेनेटिक मटेरियल्स ऑफ द सेल। जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है ये कंटेन करता है जेनेटिक मटेरियल सेल के अंदर, क्या, डीएनए, जिसे बोलते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो सेल के ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट होता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी बॉडी। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी बॉडी दोनों के बारे में एक साथ पढ़ते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी बॉडी आर स्ट्रक्चर दैट हेल्प टू ट्रांसपोर्ट एंड मॉडिफाई मॉलिक्यूल्स विद इन द सेल। कहने का मतलब कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और गोल्जी बॉडी है ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्ट एंड मॉडिफाई द बायोमॉलिक्यूल्स। यानी कोशिका के अंदर जितने भी ऊर्जा बनती है, बायोमॉलिक्यूल्स बनता है, इन सभी चीज़ों को
एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी करता है। ठीक है, दे आर इसेंशियल फॉर द सेल इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिकेशन। मतलब एक या एक से अधिक सेल को आपस में जोड़ने का काम, कम्युनिकेशन करने का भी जो काम होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी करता है। ठीक है, इसी के साथ ही आपका ये पहला चैप्टर खत्म होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।